अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अदालती इस्लाहात के कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर 8 रुकनी लार्जर बेंच ने अहम समाअत की। दौरान समाअत मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से हुकूमत की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा पर अहम रिमार्क्स भी सामने आए। समाअत के आगाज़ पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फुल कोर्ट बनाने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा करवाने से मुताल्लिक इस्तफसार करते हुए पूछा कि क्या आपने दस्तावेजात जमा करवा दी हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह करते हुए बताया कि तवक्को है कि कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का मजीद कहना था कि अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून में बेंचों की तश्कील और अपीलों का मामला तय किया गया है, जो कि इंतजामी नौयत का है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स फुल कोर्ट ने तश्कील दिए थे, लिहाजा इसमें तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि आइन के आर्टिकल 91 की मौजूदगी में ऐसी कानून साजी कैसे हो सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है, क्या हुकूमत चाहती है अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए। आपकी मंतक समझ से बाहर है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं, लेकिन अदालत को समझ आ गई है। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि जजेस पर इल्जाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कल तक पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिकॉर्ड जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब अदालत को पार्लियामान का रिकॉर्ड फराहम किए जाने को हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से अना का मसला बना लिया गया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अदालत को पार्लियामान का रिकॉर्ड फराहम ना करने का फैसला हुआ है। हर गुजरते पल के साथ अदलिया बमुकाबला पार्लियामान की ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आज अकाउंट्स कमेटी की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के असासों की तफसील तलब कर ली गई है 15 रोज़ के अंदर, जिसकी कोई कानूनी इजाज़त जो है नहीं देता। आइन में वाज़े है, जहां एक तरफ पार्लियामान अपने इख्तियारात को लेकर अदलिया पर लफ्ज़ों की शदीद गोलाबारी कर रही है, वहीं मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पासदारी आइन की पासदारी के लिए 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने पर वो जोर दे रहे हैं। When it comes to constitutional enforcement, we must not blink our eyes. If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा लंदन के दौरान नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात को उनके सियासी मुखालफीन अदालती महाजराई में एक नए मोड़ से तशबीह दे रहे हैं और इस मुलाकात को अदलिया के खिलाफ नई साजिशों की एक कड़ी करार दे रहे हैं। आप देखिए इसका कहाँ गुजरा है नवाज शरीफ के पास। अब वो इंस्ट्रक्शन इसको दे रहा है कि किस तरह आपने अदलिया के खिलाफ काम करना। ये असल में वहां बैठ के अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। अदलिया और पार्लियामान के दरमियान बढ़ती इस कशमकश के तनाजुर में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला किया और इस सिलसिले में 10 मई से 14 मई तक मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। जलसे किए जाएंगे। इमरान खान ने इस मुहिम के दौरान अपने ऊपर तीसरे कातलाना हमले की पेशन गोई करते हुए अस्करी इदारे के एक आला अफसर का नाम भी लिया है और अपने ट्वीट में वजीर आजम को मुखातिब करते हुए सवालात भी उठाए हैं। मैं निकल रहा हूं, जान को खतरा है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के इस बयान और इल्ज़ाम पर आईएसपीआर ने शदीद रद्द अमल देते हुए उनके इल्ज़ामात को बेबुनियाद और पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करार दिया है। आईएसपीआर का अपने प्रेस रिलीज में कहना है कि चेयरमैन पीटीआई ने बगैर किसी सबूत के हाजिर सर्विस आला फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए हैं। मन घड़त और बदनीयती पर मबनी ये इल्ज़ामात इंतहाई अफसोस
अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल हैं। ISPR का अपने प्रेस रिलीज में मजीद कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल से मंसूबे के तहत पाक फौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों के खिलाफ न सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है बल्कि महज सियासी मकासद के हुसूल के लिए इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ISPR की जानिब से बजरिया प्रेस रिलीज इमरान खान से ये मुतालबा भी किया गया है कि वो इस सारे मामले पर कानूनी रास्ते का सहारा ले और झूठे इल्जामात लगाना बंद करे। जहां एक जानिब हुकूमत अदलिया के खिलाफ बरसरे पैकार नजर आती है, वहीं इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी एक अनदेखी लड़ाई दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। इस सारी सूरत हाल का अंजाम क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वजीर। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, एक बात तो क्लियर हो चुकी है, जो आप लोग ने 14 मई तक जलसे करने का जो ऐलान किया है उससे ये बात तो लगता है कि तस्लीम कर ली गई है कि 14 मई को इंतखाबात की तरफ तो हुकूमत नहीं जा रही। एक तरफ आप लोग ने मुज़ाकरात भी किए, मुज़ाकरात के 3 राउंड्स हुए, लेकिन ताहाल कोई नतीजा सामने नहीं नजर आया। कोई इस क्राइसिस में एक कोई निगोशिएटेड जो सोल्यूशन है वो नजर आ रही है आपको? देखिए, जो मुज़ाकरात थे वो 3 बातों के ऊपर हुए हैं। पहली बात ये थी कि हुकूमत कह रही थी कि जी आप एक दिन इलेक्शन करवाएं। मौजूदा आईनी स्कीम में आपको मालूम है कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है, और जो हमारी मौजूदा स्कीम है वो ये है कि असम्बलियां नहीं होंगी, 90 दिनों में इलेक्शन होंगे। अब हुकूमत कह रही है कि नहीं जी आप ये एक दिन में इलेक्शन करवाएं। हमने कहा जी उसके लिए हमने कंसीड किया, हमने कहा बिल्कुल सही है, आप एक दिन में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, उसके लिए एक आईनी तरमीम चाहिए होगी। इसके ऊपर हमारा एक इत्तफाकी राय जो है वो बना है। दूसरा इत्तफाकी राय ये बना कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो ऐसी होंगी जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने की अहलियत रखती हों, और जो हमारा नुक्ता नज़र से पंजाब और KP की हुकूमतें ये अहलियत नहीं रखती। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये है कि डेट पे हमारा मानना यह था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 14 मई का, अगर हम उसको 14 मई को इलेक्शन नहीं करा सकते तो फिर कम से कम डिसॉल्व हमें 14 मई को कर लेनी चाहिए। और उसकी जो बुनियादी वजह थी वो है कि जो बजट है हम मानते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को देना चाहिए। आज जो खबरें आ रही हैं जिसमें अब ये लग रहा है कि IMF नहीं होने जा रहा, IMF नहीं होता, मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, इन हालात में ऐसी गवर्नमेंट का बजट देना जो बजट देने के फौरन बाद असम्बलियां तोड़े, कि किसी तरह पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। और ये तीसरा नुक्ता है जिसके ऊपर आके बात फंस गई है, और वो अनफॉर्चुनेटली बात आगे नहीं बढ़ी। तो आपके ख्याल में, क्योंकि हुकूमत की तरफ से यही आपने जो मेंशन किया 2 जवाब 9th रिव्यू के मुतालिक, वो कहते हैं कि जी पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए और बजट के मुतालिक, लेकिन आपके ख्याल में क्या तारीख के हवाले से जिस पर डेडलॉक इस वक्त बरकरार है उससे मुतालिक कोई मुज़ाकरात का अगला राउंड हो सकता है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो? फिलहाल तो ऐसा इम्कान नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत रिव्यू करे और इलेक्शन की डेट को स्ट्रेच करे पीछे, तो और वो बता सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी आके बता सकते हैं कि वो उन्होंने ये फैसला किया। क्योंकि देखिए हमारी तरफ से जो कंसेशंस देनी चाहिए थी वो हमने दे दी हैं। नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट कि वो डेट के ऊपर क्या करती है, वो आके वो बता सकते हैं हाई कोर्ट में या जैसे भी वो मुनासिब समझे। राइट, बट फवाद साहब, गुज़िश्ता रोज़ भी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, जो उनका बयान था, उन्होंने कहा कि जजमेंट जो है कोई भी बाइंडिंग, नो जजमेंट इज़ बाइंडिंग अनलेस के वो एक फाइनल जो है वो ऑर्डर बने, और उसके लिए अगर रिव्यू फाइल होता है तो उस पर केस जो है वो हेयर किया जाता है, सुना जाता है। हुकूमत की जानिब से आपको लगता है किसी एक मुनज़्ज़म कोई स्ट्रैटेजी, एक प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो रिव्यू में नहीं जाया जा रहा है? आई थिंक उनकी लीगल एडवाइस बड़ी पुअर है, और जिस तरह से आखिरी तारीख के ऊपर उनको फारूक नाइक साहब को चीफ जस्टिस साहब ने ये बार बार मेंशन किया कि आपने संजीदगी से जो मुकदमा है वो नहीं लड़ा और आप सियासत के ऊपर ज्यादा रहे हैं, आपका फोकस,
और आपका फोकस जो है वो यहाँ पे नहीं रहा। अब जिस तरीके से ये मामला हुए हैं या जिस तरीके से मामला चल रहे हैं, जाहिर है कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एक बाइंडिंग हतमी सूरत इख्तियार कर गया है और उसके ऊपर जरूरी है कि वो ये मामला जो है उसको एक या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इम्प्लीमेंट होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के बतौर इदारा विल सीज टू एग्जिस्ट, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान की स्कीम में एक बहुत ही अंधोनाक बात होगी और मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए हर हद से गुजरना चाहिए। राइट। और चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता रोज ये भी कहा कि इफ इट कॉन्स्टिट्यूशन सेज 90 डेज फॉर होल्डिंग इलेक्शंस, इट इज़ नॉट आवर चॉइस, इट इज़ आवर ड्यूटी। 14 मई तक जो आप जलसे करने की जो एक स्ट्रैटेजी अब आप लोग के सामने आई है, आपको लगता है आप ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेंगे? हुकूमत जो है इस वक्त क्लियरली एक डिफाइंस मोड में नजर आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लाउट किया जा रहा है, तो 14 मई तक क्या हदफ हासिल करेंगे? देखिए ना, हमारे पास क्या और ऑप्शंस हैं। हम मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं, या तो हो ना कि हमने कोई असले निकाल लेने हो और असले निकाल के हमने कोई पल पढ़ना हो, वो मामला तो यहाँ पे हमारे पास है नहीं। हम तो यही कर सकते हैं कि हम लोगों को पास जाएंगे, एक पुरअमन एहतजाज की बुनियाद रखेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अगर ये पुरअमन एहतजाज की कॉल के ऊपर नहीं होता, अभी तक अगर पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना या पाकिस्तान के अंदर एहतजाज पुरअमन रहा है तो इसकी वाहिद वजह इमरान खान है और तहरीक इंसाफ है। अगर ये जो हमारी जो मामला है ये हाथ से निकल गया तो फिर जो है ये जाहिर है पाकिस्तान किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। राइट। भाई फवाद साहब, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही है कि हुकूमत ने गिरफ्तारियों का जो है वो फैसला कर लिया पीटीआई के अहम रहनुमा और इमरान खान साहब समेत, और आप लोग की जमात के खिलाफ जो है वो एक मेजर क्रैकडाउन की खबरें कुछ आ रही हैं। आप तक भी इसी किस्म की इत्तलात आई हैं और फिर आप लोग सड़कों का रुख करने जा रहे हैं, सो आपको लगता है कि कुछ इस किस्म के फोर्स जो है वो इस्तेमाल की जाएगी? और आज की खबर है जो DIG ऑपरेशंस है लाहौर के, उनको भी रिप्लेस कर दिया गया। एलिगेशन उन पर कुछ इस तरह की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो थोड़ा जरा सॉफ्ट स्टांस रखते थे। देखिए, मुझे नहीं पता कि लाहौर में उन्हें कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मकबूजा कश्मीर के मॉडल के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और जो भी अभी तक भी हुआ है पीटीआई के साथ तो जुल्म की हद क्रॉस की गई। यहाँ पे हमारे कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं, हमारे लोगों को 3600 लोगों को तो पहले इन्होंने गिरफ्तार किया है। अब इससे ज्यादा क्रैकडाउन क्या होगा? बाकी भी जो लोग हैं, कौन सा इस वक्त तहरीक इंसाफ का लीडर है जिसके ऊपर जो है वो मुकदमे नहीं है? और अब आज एक और मुकदमे में जो है वो फरूख हबीब को, मुझे, हम सब लोगों को बुक कर लिया गया है। सो ये हुकूमत तो जाहिर है कि गैर संजीदा इक़दामात जो कर रही है, ख़ुसूसन जो मोहसिन नकवी की एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो बिल्कुल अपनी हद क्रॉस कर चुकी है और जाहिर है कि इसके ऊपर हमारे कंसर्न। राइट। बट फवाद साहब, आपका आज का बयान भी सामने आया है कि आपने आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से जो बयान दिया है कि काबीना पे, इनके निगरां हुकूमत की काबीना पे आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ ये काबीना तक फोकस रहेगा या फिर दीगर इदारों की जानिब भी बढ़ सकता है? नहीं, देखिए ना, इस वक्त जो कानूनी पोजीशन है वो ये है कि पंजाब में कोई हुकूमत मौजूद नहीं है। वहां पे एक अजनबी शख्स जो है वो चीफ मिनिस्टर बन के और अजनबी लोग केपी में और पंजाब में चेक साइन कर रहे हैं, हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जारी कर रहे हैं, और उनकी जो इस वक्त की पोजीशन है वो ये है कि उनके पास कोई डिजोरे पोजीशन नहीं है। आपने मोहसिन नकवी का, अगर आप अपने रिसर्चर को कहें कि आपको एक भी कोई ऐसा इकदाम दिखाए जो इलेक्शन की तरफ जाता हो, तो आपको नजर आएगा कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। सो इसका मतलब ये है कि वो तो यहाँ पे ऐसे आके बैठ गए हैं जैसे ये कोई मुल्क उनको कोई जहेज में मिल गया है, पंजाब का सूबा या केपी का सूबा, और ये लोग जो है वो उसके ऊपर ऐसे हुकूमत कर रहे हैं। मुझे अब बताइए कि इसका क्या हक है कि वो सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग बना रहे हैं? उन्होंने तो 3 महीने के लिए रहना है, उन्होंने उठा के पैसे दे दिए हैं सेक्रेटेरिएट की नई बिल्डिंग बनाने के, और जिस तरीके से वो इकदामात कर रहे हैं वो तो लगता है कि वो पंजाब इलेक्शन नहीं कराने आए, वो तो यहाँ बैठने के लिए आए। और ये इकदाम तो मार्शल लॉ के मुतरादिफ है।
जिस तरीके से निगरान हुकूमतें कंटिन्यू कर रही हैं, और डेफिनेटली ये आर्टिकल 6 के जुमरे में आ चुके हैं इनके वज़रा जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए और खुद चीफ मिनिस्टर्स। बट फवाद साहब ये तब तक तो रह सकते हैं ना, जब तक इंतखाबात नहीं होते तब तक तो ये रहेंगे। ये किस कानून के तहत रह सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आपका इस हवाले से क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 रोज के लिए आए, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है निगरान हुकूमत की मुद्दत के हवाले से। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वाज़ेह है। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जब आप आइन पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद जो पहले अल्फाज है वो ये हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, जो इस्तेमाल करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। और सिर्फ एक्सेप्शन है आर्टिकल 224 में 90 दिनों के लिए निगरान हुकूमत की। ये तो जिस तरीके से इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे और गैर मुंतखब लोग जो हैं वो आके यहाँ पे बैठ गए हैं, तो ये तो आर्टिकल 6 के ये तो मार्शल लॉ है मुल्क में इस वक्त आइन को सबोटाज करके काबज होके ये बैठ गए हैं। और ये लोग जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए एंड दे आर इंसिस्टिंग कि वो कंटिन्यू करेंगे पंजाब में और केपी में, ये 100% गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, आइन की सबरियन के मुर्तकिब हो रहे हैं और एक स्क्वेयरली आर्टिकल 6 के अंदर फॉल करते हैं। अभी ठीक है, एक जो कुव्वतें हैं वो इनको सपोर्ट कर रही हैं और ये नहीं होंगे, लेकिन ये हटेंगे जिस दिन हटेंगे इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। राइट, जिस दिन हटेंगे आप कह रहे हैं उन पे आर्टिकल 6 लगेगा। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं फवाद साहब के खान साहब ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इदारों को मिलाइन कर रहे हैं, धमका रहे हैं बगैर सबूत के, तो अब ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और इसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। कैसे, क्या बर्दाश्त से क्या मतलब है उनका? शहबाज शरीफ के अपने भाई ने, उनकी अपनी भतीजी ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, खुद शहबाज शरीफ जो जुडिशरी के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, वो किस हिसाब से है? इमरान खान ने जो भी ट्वीट भी किया शाम को और उन्होंने जो सवाल पूछे हैं उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट किया, FIR तक दर्ज नहीं हुई। उन्होंने तहकीकात का मुतालबा किया, तहकीकात फॉल्टी हुई ही नहीं। जो JIT बनी उसका रिकॉर्ड ही गायब कर दिया गया। तो इमरान खान और क्या करें? जाहिर है कि ये जो शहबाज शरीफ की बात है वो तो सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे उनको नहीं बनना चाहिए। और अगर आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ जो हैं वो अफसरान के स्पोक्स पर्सन बनेंगे तो इससे अफसरान को भी कोई मदद नहीं मिलेगी। जितने ही अनपॉपुलर हैं, जितनी इनकी गैर मकबूलियत है, वो भी फिर जो है वो उसको शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है बैड स्ट्रेटजी। बट फवाद साहब, 2 wrongs don't make a right। अगर वो एक इदारे की तरफ जो है उनकी तमाम जो है तोपों का रुख है, वो मुहिम चला रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला आवर हो चुके हैं, तो आप लोग भी जो है वो एक इदारे के हवाले से एक नज़र आ रहा है जो अफसरान को टारगेट किया जा रहा है, जो जलसे में उनके नाम लिए जा रहे हैं। आपसे, आपके नाम से मंसूब जो है वो एक सीनियर सहाफ़ी, बल्कि मैं नाम ले लेती हूँ, अंसार अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने खबर दी वो ये कहते हैं कि जी आपने कहा है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जमात के अंदर जो कि मिस फीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट को हो या चाहे वो खान साहब को हो, जिसकी वजह से एक फ्रिक्शन जो है वो सेटल नहीं हो पा रही, वो मजीद एग्रेवेट हो रही है। देखिए, मैंने ये कहा है कि चूंकि कम्युनिकेशन नहीं है, देखिए ना, अगर इमरान खान ने असैसिनेशन अटेम्प्ट में किसी अफसर का नाम लिया है तो उसका तरीका ये तो नहीं है कि इमरान खान के ऊपर आप पर्चे कर दें। उसका तरीका तो ये है कि तहकीकात करें और इमरान खान का और PTI का मुतमईन होना जरूरी है कि उस असैसिनेशन हमले में आप मुलव्वस नहीं है। ये कहना कि नहीं अगर आप हमारा नाम भी लेते हैं तो आपके ऊपर मजीद पर्चे हम कर देंगे और हम तहकीकात भी नहीं करेंगे, ये तो फिर सस्पिशन को और बढ़ाएगा। सो तरीकाकार जो है मेरी नज़र में नॉन कम्युनिकेशन का और जिद करने का अपना, उससे नुकसान हो रहा और ये यकीनी तौर के ऊपर अच्छा नहीं है। मैं तो जाहिर है इसका हामी नहीं हूँ कि जो इस तरह से किसी भी जो हमारे इदारे हैं, इमरान खान ने भी जिस तरह से हमेशा कहा कि ये फौज हमारी अपनी है, फौज के ऊपर इसीलिए उन्होंने कभी कोई तनकीद नहीं की है और इदारों के ऊपर उन्होंने कभी कोई तनकीद नहीं की है। जो यही सुप्रीम कोर्ट ने जब कासिम सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया तो हमने जाके फैसला कबूल किया और हम आगे चले। ये तो हमने नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। राइट, बट फवाद साहब फिर इसका दुरुस्त जो है फोरम पर क्या होगा? आप तहकीकात आप चाहते हैं, FIR दर्ज नहीं होती, आप जलसों में नाम लेते हैं, तो उससे एक इंप्रेशन ये मिलता है कि शायद पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वो नाम लिए जा रहे हैं।
उसका तरीका ये है कि तहकीकात होनी चाहिए। अभी आप सिर्फ पब्लिक को बता रहे हैं और ट्विटर पे जो है जो खान साहब ने सवालात भी इनको दिए हैं, बहरहाल जो सवालात दिए गए हैं उसमें जो मेंशन उन्होंने किया है कि जी इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल जो है वो मुल्क में कार फरमा है और ताकतवर शख्स और उसके साथियों का अगर शहबाज शरीफ साहब अगर सच में वो जवाब दे भी दे सके तो उनसे कई जो है वो कड़ियाँ फिर जुड़ती हुई दिखाई देंगी। पर फवाद साहब अगेन ये मैटर सॉल्व होते हुए कैसे दिखाई दे रहा है फिर आपको? सॉल्व तो देखें जी, ये तो तहकीकात के ऊपर है, तहकीकात होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और इमरान खान को तहरीके इंसाफ को यकीन होना चाहिए कि वो इन्वेस्टिगेशन दुरुस्त है और उसके नतीजे में जो नतीजा आएगा वो सारे लोग कबूल करेंगे। राइट। और ये हम कहना कि नहीं तहकीकात नहीं कर सकते और कोई लीगल फोरम ही आप नहीं कर सकते तो फिर जाहिर है कि उसके नतीजे में तलखी बढ़ेगी और क्या होगा। और अगर ये लेट्स से कि जी जो आप लोग ने सजेस्ट किया था इवन मुज़ाकरात जो अदवार चल रहे थे उसमें भी कि जी 14 मई तक असम्बलियाँ तहलील करें और 15 जुलाई तक की गालिबन जो है वो डेट पे भी बात की गई थी, आप लोग की तरफ से जो नुक्ता पेश किया गया था। लेट्स से कि अगर ये अक्टूबर 8 की डेट पर एडमेंट रहते हैं, उसी पर जो है वो कहते हैं कि जी 8 अक्टूबर से पहले नहीं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए हमारे पास तो रास्ता है तहरीक चलाने का, एक मुल्कगीर तहरीक जो है वो चलेगी। उस तहरीक में जो जलसे हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं और अल्टीमेटली जाहिर है कि फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और एक बार फिर हमें लॉन्ग मार्च की तरफ जाना पड़ेगा। तो पहली कोशिश तो हमारी यही है कि मुज़ाकरात से बात हल हो जाती, बहुत अच्छा है, नहीं हो रही हमने अवामी दबाव बढ़ाना है और तीसरे मरहले में फिर जाहिर है हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं होगी तो फिर हमें एक लॉन्ग, क्योंकि देखिए ये तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये आपका मेरा सब का बुनियादी मसला है कि अगर हमसे इंतखाबात का हक ही वापस ले लिया जाता है, रिश्ता ही रियासत का खत्म हो जाएगा शहरियों से। रिश्ता ही क्या है? हमारा रिश्ता ये है कि हम फैसला करेंगे कि हमारे हुक्मरान कौन होंगे और उसके बदले में हम रियासत को टैक्स देंगे। अगर आप ये बुनियादी रिश्ता ही खत्म कर देते हैं तो जाहिर है कि उसके बाद फिर मामला जो है वो तो बिखर जाएंगे और फिर हमारा और आपका फर्ज है सारे काम छोड़ के हम एहतजाज करें और अपने हक वापस लेने की कोशिश करें। राइट। फवाद साहब इस पे भी ज़रूर कमेंट चाहूँगी। ISPR का भी रद्द अमल सामने आया है इमरान खान साहब की ट्वीट से मुताल्लिक, क्या कहेंगे आप कि जी नाकाबिले कबूल और काबिले मजम्मत जो है वो करार दिया जा रहा है जो इमरान खान साहब ने ट्वीट्स की हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर काबिले मजम्मत वाली कोई बात है। आप तहकीकात क्यों नहीं करवा रहे? ISPR से तो सवाल ये होना चाहिए, अगला के सवाल ये है कि अगर कोई किसी पे कातलाना हमला हुआ है, वो अक्यूज कर रहे हैं सबको, उसका जवाब ये तो नहीं है कि आप कहें कि नाकाबिले कबूल है। उसका जवाब तो ये है कि जी बिल्कुल हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में हम आपको सेटिस्फाई करेंगे कि ऐसी बात नहीं है और हम समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये कहना कि नहीं हमने तहकीकात ही नहीं करानी और ये मुमकिन ही नहीं है और आपकी जरूरत कैसे हुई कि ये करने का, ये तो मुल्क नहीं फिर इस तरह से। फवाद साहब जिस अफसर से मुतालिक आप लोग की रिजर्वेशंस हैं और आपके पास सबूत भी यकीनन मौजूद हैं, इनको ओहदे से हटाने के लिए आप लोग आर्मी चीफ को अप्रोच करने का कोई इरादा रखते हैं? देखिए इससे पहले जब नवाज शरीफ साहब ने इल्जाम लगाया था जनरल इरफान मलिक साहब के ऊपर, DGC थे वो भी और बहुत ही आई वुड से ब्राइट ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, उनको हटा दिया गया था उधर से। ब्रिगेडियर हबीब जो है जिन्होंने जो सेक्टर कमांडर थे कराची के, बिलावल भुट्टो जरदारी के एक फोन के ऊपर उन्हें हटा दिया गया और ब्रिगेडियर हबीब इज प्रोबेबली वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर इन हिज कैडर, बहुत उनकी रिस्पेक्ट है। सवाल ये है कि जब आप ये सिर्फ ये ना करें ना कि एक सियासी लीडर के लिए आपका मयार और हो, दूसरे के लिए और हो, वहां से मसाइल पैदा होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। राइट। फवाद साहब आखिर में PDM के पास इस वक्त रियासती मशीनरी उनके अंडर है, आपके पास अवामी ताकत मौजूद है, ये जो लड़ाई है दोनों की वो किस नतीजे पर पहुंच दिखाई देगी आपको? ये तबाकुन है, कोई शुबह नहीं इसमें। जिस तरीके से ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अवाम का जो टकराव है वो नहीं होना चाहिए। इदारों की जो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारों का जो असल काम है वो ये है कि वो अवाम को अपने साथ लेके रखें, अवाम को अपने साथ जोड़ के रखें और अवामी एतमाद ही, जिस तरह से आर्मी चीफ ने खुद उस दिन तकरीर में कहा कि अवामी एतमाद ही असल में एसेट है इदारों का।
बिल्कुल। और हाई कोर्ट के जो लीडरशिप है फौज की, वो भी ये रियलाइज करती है कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद इंतहाई जरूरी है। राइट। और फवाद साहब, एक और सवाल ये कि आप लोग पाक की जमात इक्वली कंसर्न्ड है खैबर पख्तूनख्वा के भी मामले में? 90 रोज से ज़्यादा मुद्दत जो है वो तजावुज़ कर चुकी है ऑलरेडी। देखिए, वो बहुत ही कंसर्न है। हम उसके लिए भी हमने कोई फोरम नहीं छोड़ा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां से उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से हाई कोर्ट में चले गए। अब हाई कोर्ट में रोज तारीख पे तारीख पड़ रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो अपनी जजमेंट में हाई कोर्ट को कहा था कि आप 3 दिन में फैसला करें, और वहां पे हम देख रहे हैं कि फैसला ही नहीं हो रहा। वो एक दिन से फिर तारीख, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अगर हाई कोर्ट परवाह नहीं करती, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं करती, तो फिर क्या बाकी रह जाता। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब इस वक्त हमसे बात करते हैं। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आएंगे तो हुकूमती मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे तमाम सूरत हाल पर। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और एक जानिब पार्लियामान की कार्रवाई का रिकॉर्ड अदलिया की जानिब से तलब किया गया है, और दूसरी तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के असासों की तफसीलात 15 रोज के अंदर तलब कर ली है। ये मामला किस तरफ जा रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो IMF के मुआहदे से मुतालिक है कि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट जो है उसकी नवीद आखिर हुकूमत कब सुनाएगी। और एक तरफ फिर जो सब इंपॉर्टेंट मामला है वो 14 मई के इंतखाबात से भी जुड़ा है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से फंड रिलीज होना है, और हुकूमत जो है वो अपने स्टांस पे इस वक्त एडमेंट नजर आ रही है। इस गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कैसर अहमद शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और नेशनल असेंबली के स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन भी हैं। कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। कैसर साहब, सबसे पहले तो पार्लियामान की कार्रवाई का जो रिकॉर्ड आज भी अदलिया में जब अदालत में जब समाअत हुई थी, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि तवक्को है कि कल तक पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये देंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग का स्टांस तो एक बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। नहीं, अटॉर्नी जनरल देखिए हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे, हमारी तरफ से तो अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो उन्होंने अगर कहा है तो जरूर तवक्को है कि कल तक उनको मिल जाएगा अदलिया को जो रिकॉर्ड उन्होंने मांगा, क्योंकि हमारी जो भी रिप्रेजेंटेशन है, और अगर आज उन्होंने ऑफिशियली अदालत में कहा है तो मैं तो उनकी बात को इंडोर्स करता हूँ। राइट। पर कैसर साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मौजूदा हुकूमत की जानिब से किया जा रहा था, तो उससे तो क्लियर एक नजर आ रही थी इंडिकेशन कि आप लोग नहीं इस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड जो है वो तलब नहीं कर सकती अदालत, और उल्टा अदालत के जजेस को, मोअज़्ज़ज़ जजेस को समन करने की बात की जा रही है बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देखिए, आप बखूबी जानती है कि जो असेंबली में बातें होती हैं और जो जज्बात का इजहार किया जाता है, वो उसमें कोई तो हर मेंबर अपना अपना इंडिविजुअल बातचीत करता है। और आज जो ऑफिशियली रिप्रेजेंट हमें कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा है हम कोई, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ना का मामला है, और ऐसा कोई रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज नहीं है। मेरी जाती राय है कि रिकॉर्ड में कोई ऐसी कोई खुफिया चीज नहीं है। रिकॉर्ड तो असेंबली का जो होता है वो वैसे ही आजकल तो आप देख रही हैं कि टीवी पे भी सारा दिखाया जाता है जो भी प्रोसीडिंग होती है असेंबली में। माजरत के साथ कैसर साहब, अगर आपकी बात से क्या ये अखज़ किया जाए कि पार्लियामान में फ्लोर ऑफ द हाउस जो कुछ कहा जाता है वो जज्बात में आके कहा जाता है, फिर आपके मुखालफिन जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से एतराज और जो इख्तिलाफ वो रखते हैं वो ये है कि जी आप अदालत के अंदर जो है वो कोई और स्टांस होता है, बिल्कुल बात तमाम जो है वो तस्लीम करने को भी तैयार होते हैं, बिल्कुल आपका एक मुख्तलिफ स्टांस होता है फ्लोर ऑफ द हाउस। इनमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं कोई 26 साल से 26 ईयर्स से असेंबली का मेंबर हूँ, और असेंबली में तो मेंबरान को अपना अपने जज्बात का इजहार करने की, पूरी राय का इजहार करने की पूरी आज़ादी होती है। सर, जज्बात का इजहार करने की आज़ादी होती है, लेकिन इस नहज पे जाके कि इंस्टीट्यूशन को ही ग्रिल करने पे माजरत के साथ और इंस्टीट्यूशन पर हमला आवर हो जाए। देखिए, इस वक्त बात इंस्टीट्यूशन की नहीं है ना, आप इस बात को इस तरह लें। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत बड़े टर्माइल से गुजर रहा है, और मामला कोई इख्तिलाफ का है नहीं, इलेक्शन का मामला है। वो कह रहे हैं, PTI ये कह रही है कि जल्द इलेक्शन करा दे, यही उनका डिमांड है ना कि 15 मई तक असेंबलियां डिसॉल्व कर दें और
अगले 3 महीने उसके बाद इलेक्शन करवा रहे हैं, यानी वो 15 अगस्त तक इलेक्शन मांग रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि बजट सर पे है और 25 करोड़ लोगों का सवाल है। ये वो 15 जुलाई, बहरहाल 15 जुलाई तक वो इंतखाबात मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं कि जी इंतखाबात और 13 अगस्त को जो है वो असेंबलियां तहलील होंगी। लेकिन मैं उस सवाल की तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के असासों की तफसीलात तलब की हैं 15 रोज के अंदर, क्या इसको एक रद्द-ए-अमल समझा जाए हुकूमत की जानिब से, क्योंकि आपसे भी पार्लियामान की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है, मांगा जा रहा है? देखिए बात ये हुई, मैंने दोबारा आपसे ये कह रहा हूं कि मामला इस वक्त हमें समझना चाहिए, क्रूशियल मैटर है, हमारा मुल्क टर्मोइल पे है, सबको जो है वहां पे इस ठंडे दिल से सोचना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए कि इसमें इख्तिलाफ कहाँ है। जो 15 जुलाई वो नहीं कह रहे, 15 मई को तो खान साहब ने खुद कहा है, मैंने सुना है उनकी अपनी जबानी, कि असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, तो उसके 3 महीने बाद तो 15 मई का मतलब है 15 जून, जुलाई और अगस्त। 15 अगस्त उनकी डिमांड है और हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि बजट सर पे है और बजट हमने देना है, तो एंड ऑफ जून बजट हो जाएगा, उसके बाद हम किसी वक्त भी असेंबली तोड़ सकते हैं, असेंबली और वापस इलेक्शन में जाएंगे। ये वैसे भी यानी असेंबली की मुद्दत ही 12 अगस्त तक है, बजाय कि ये हम इसको इतना बड़ा आपस में हम मुल्क का बेहतर सोचे कि मुल्क कहाँ पे, बजाय कि हम देखें ना वो बातें जो हो रही हैं अपनी जगह पे हो रही हैं, आप सुन भी रही हैं, असेंबली में जो कार्रवाई हो रही है, जो अदालतों में कार्रवाई हो रही है, इसका खुद अदालत ने कहा है कि आप बैठ के कोई ना कोई आपस में फैसला करें। राइट, बट मिलके फैसला निकलने एक तरफ कैसर साहब मुज़ाकराती दौर से भी कोई नतीजा नहीं निकला, 3 दौर हो चुके हैं, लेकिन जहां पर आप बजट की बात कर रहे हैं, जरा समझा दीजिएगा कि बजट क्या मशरूत है IMF की कंपल्शन से कि आपने ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि 2018 में तो आपने पहले ही बजट पेश कर दिया था इलेक्शंस में जाने से पहले। जी बजट बिल्कुल 2018 में पेश किया था, अभी भी कुछ दिन पहले हो सकता है, ये मशरूत नहीं है। ये हमारे इंटरिम जो गवर्नमेंट है ना, जो वो तो बजट दे ही नहीं सकती ना, बजट देना तो किसी पार्टी की हुकूमत में है। ये जो आपकी इंटरिम हुकूमत, यही तो मुश्किल हो गई है कि पहली बात तो ये है कि बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, 25 करोड़ लोगों की उसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसका वो डिटेल होती है उसमें। अच्छा, फिर अगर फर्ज कीजिए आज असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं तो कौन बजट देगा, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि खान साहब तो पूरा बात सोच समझ के करते नहीं है, दो प्लानिंग। कभी वो कह देते हैं जी अमेरिका ने ये रिजीम चेंज कर दी, कभी वो कहते हैं जनरल बाजवा साहब ने कह दिया, कभी वो कह रहे हैं रिजीम इन्होंने आपस में गठजोड़ किया और हमारी हुकूमत तोड़ दी। कोई, मेरा मकसद ये है कि अब इस वक्त पहले तो ये सोचे ना कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मेरे ख्याल में ये है कि 15 अगस्त को मांग रहे हैं इमरान खान साहब इलेक्शन, और हम कह रहे हैं कि अक्टूबर को तो 8 तारीख को तो है ही, 2 महीने का फर्क होगा इसमें। ठीक है, और क्या यही वजह है कैसर साहब, क्या यही वजह है कि अदालत में, और चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि अभी तक रिव्यू की चूंकि फाइल नहीं हुआ, और अगर रिव्यू फाइल होता है देन द केस विल बी हर्ड, आपकी जानिब से नजरसानी की दरख्वास्त अभी तक ना देना, क्या यही वजह है कि आप लोग चाहते हैं कि जी बेशक डिफाइंस कंसिडर किया जाए, लेकिन 8 अक्टूबर से जरा पहले भी इलेक्शंस नहीं करवाए जाएंगे और 14 मई को तो बिल्कुल ही नहीं करवाए जाएंगे? ऐसी बात नहीं है। अगर ये होता तो हम क्यों मुज़ाकराती होता, क्यों मुज़ाकराती दौर हो रहे हैं और इसमें दोनों पार्टियों को दोनों तरफ से लचक दिखानी है और कोई अना का मामला नहीं है। इस वक्त हमारा मुल्क एट स्टेक है, और मैं ये कहूँ ना कि इसमें इसीलिए तो बैठे हैं, और ये भी तय हो गया, क्योंकि देखिए इन हालात में कानूनी तौर पे जो भी पोजीशन है मैं उसमें नहीं, मैं तो इतना बड़ा कानून के बातों को नहीं समझता, लेकिन मैं ये बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर 3-4 महीने इलेक्शन होता रहेगा, आज इलेक्शन होगा पंजाब का और 2-3-4 महीने पहले बाद इलेक्शन होगा सेंटर में, तो ये पूरा दौर इलेक्शन का रहेगा, और ऑलरेडी टर्माइल हम एक दिन हमें मिल बैठ के, मैं पिछले 1 साल, लेकिन मिल बैठ के कैसर साहब क्या सोल्यूशन निकलेगी? आप 14 मई को इंतखाबात नहीं करवाना चाहते, आप बजट खुद प्रेजेंट करने देना मांगते हैं, आप ये चाहते हैं कि जी पहले जो है वो इलेक्शंस करवा दिए जाए, तो सोल्यूशन ऐसे में क्या निकलता है? और आपकी तो, आप जिस कमेटी
को की सरबराही कर रहे हैं, उसने तो पहले 21 अरब रुपए की रिलीज के हवाले से जो है वो अपने एतराजात और तहफुजात का इजहार किया था, जिसके बाद बात जो है वो नेशनल असेंबली में फिर मोशन के जरिए सामने आई थी। नहीं, हमने ही रिकमेंड किया था कि ये मैटर जो है, हमने जो स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में ये रिकमेंड किया कि हुकूमत जो है बाकायदा एक मनी बिल की सूरत में लाए और वो अपनी रिकमेंडेशन जो है नेशनल असेंबली में ले जाए, ताकि और इसमें कैबिनेट मीटिंग हुई और हुकूमत ने उसको एक मनी बिल की सूरत में, ये हमारी जो रिकमेंडेशन है, यूनानिमस रिकमेंडेशन है, वो आप बेशक रिव्यू कर सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसमें क्योंकि नेशनल असेंबली के पास ये पावर होती है फंडिंग की और कई चीजें जैसे ऐसे होती ना, ये अदालत ने भी कहा था कि कई बार तो आपका ये होता है कि आप सप्लीमेंट्री बजट बाद में पास करते हो, ये सही बात उन्होंने कही, वज़ीर अदलिया ने सही बात की, इसलिए इस क्लैरिफिकेशन को ठीक करने के लिए भी इस बार पेश किया गया। पहले स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुआ और फिर थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री ये गया अपना कैबिनेट में और फिर नेशनल असेंबली में एक प्रॉपर प्रोसीजर किया गया। और ये बात सही है मोअज़्ज़ज़ अदलिया की, ये बात सही है कि पीछे जो है ये कार्रवाई इस तरह नहीं होती रही और सप्लीमेंट्री बजट जो है वो साल के शुरू में दे दिया जाता है, कि हालांकि ये नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले भी कैसर साहब मुख्तसरन ये बता दीजिए कि 21 अरब रुपए यानी कि नहीं दिए जाएंगे, इलेक्शंस जो है वो 14 मई को नहीं होंगे, तो फिर आइन और कानून की अमलदारी की जो आप बात करते हैं वो फिर आपका स्टांस जो है आप नहीं समझते कि कमजोर हो जाता है। और फिर एक तरफ साथ साथ कैसर साहब मुल्क में इतने इंकशाफात हो रहे हैं, आपके मुल्क में ईरान से डीजल जो है वो स्मगल हो रहा है 8000 मेट्रिक टन के करीब जो है पर डे के हवाले से, जिसमें तकरीबन कहा जाता है कि इतना अरबों रुपए का जो है रेवेन्यू लॉस है आपके एक्सचेकर को, वो आप लोग की नजरों से गुजर रही है ये सूरत हाल। और एक तरफ आपके ही जमात के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहे कि जी 84 अरब रुपए के आप वीट का जो वो आटे की जो डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम लेकर आते हैं, उसमें 20 अरब से ज्यादा जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है। ये बात देखिए, आप दुरुस्त कह रही हैं कि हमारे ईरान के बॉर्डर पे काफी आमदरफ्त हो रही है, स्मगलिंग भी हो रही है और वैसे बॉर्डर ट्रेड भी हो रही है और आमदरफ्त है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मुल्क जो है बड़े ही इंतहाई नाजुक हालात से गुजर रहा है। मैं हर अपने प्रोग्राम में कहता हूं और एक साल से मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया पीटीआई की तरफ से, आप किसी से पूछ लीजिएगा कि 3 अरब डॉलर इस वक्त जब कोई हमारे पास डॉलर ही नहीं है, तो आज से 2 साल पहले 3 अरब डॉलर 0% पे 580 रईस फैमिलियों को जो इनके चाहिए थे उनको 10 साल के लिए दे दिया गया 3 अरब डॉलर, जो आज के 85,000 करोड़ रुपया बनता है बगैर सूद के। जरा आप कभी पूछिएगा ना इनसे, पीटीआई से जवाब ही दे दे, चलो मुझे नहीं। और मैं ये बात अपनी स्टैंडिंग कमेटी भी हमने की है, हमने स्टेट बैंक से पूछा है कि उनके नाम हमें बताओ, उन रईस लोगों को भाई आपने देना ही था तो एसएमईज को दे देते, एग्रीकल्चर को दे, 0 पर आज का रेट 22-23% चल रहा है एक साल का। सर बिल्कुल, इस पर तो तहकीकात आप लोग को इनिशिएट करनी चाहिए और साथ साथ जो अरबों हजारों अरब रुपए के जो मराहत अमीर तबके को दिए जा रहे हैं, और उसके हवाले से भी जो इकोनॉमिस्ट मुल्क के नामवर इकोनॉमिस्ट जो इंकशाफात कर रहे हैं, और उस मेरे ख्याल से उस हवाले से भी एक इन्वेस्टिगेशन जरूर तहकीकात होनी चाहिए और आप लोग को इनिशिएट करना चाहिए। बट लास्ट में सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने कहा मुल्क चूंकि टर्मोइल से गुजर रहा है, इंस्टेबिलिटी है, क्या यही वजह है कि आईएमएफ से हम अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पा रहे, या हुकूमत डिलिबरेटली चाहती ही नहीं है कि कोई मुआहिदा तय पाए? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल हम स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में भी कई बार लेके आ चुके हैं एजेंडे पे, उसका मैं जवाब नहीं दिया जा रहा। मैंने असेंबली में भी ये कहा है कि देखिए, एक फाइनेंस मिनिस्टर, वो जो हमारी जो आईएमएफ से नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, इतने अरसे से वो ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे में ये ड्राफ्ट लेवल हो जाएगा, जो आपस में ये स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो जाएगा। अब बात ये है कि वो हो नहीं पा रहा और हमें कोई प्रॉपर जवाब भी नहीं मिल रहा। मैं खुद इस बात पे कई बार अपनी हुकूमत पे ये कहता हूं कि लोगों हमें शामिल करें, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्क
और न सिर्फ इस बार मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ना, मैं 15 मई को तकरीर है मेरी 25 मिनट की, आज से 1 साल पहले, कि हमारा मुल्क की मईशत वेंटिलेटर पे है और एक डॉक्टर मिफ्ता, उस वक्त डॉक्टर मिफ्ता थे फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने कहा एक डॉक्टर मिफ्ता नहीं, डॉक्टरों का बोर्ड बिठाएं और जब तक ये वेंटिलेटर से निकाले नहीं, ये इलेक्शन की बातें या निकाह और शादी की उस मरीज की बातें, ये तो नहीं हो सकती ना। इन्होंने माना नहीं, बिल्कुल ये करते रहे, मार्च लॉन्ग मार्च करते रहे, ये नहीं कह रहा कि हम राइट। इमरजेंसी बुनियादों पे कैसे, रहमत शेख साहब आप कह रहे हैं कि इमरजेंसी बुनियादों पे इश्यूज को रिजॉल्व करना है, मईशत को टेकअप करना है, और फिर मामलात में जो है वो उलझाया जा रहा है, बेसलेस मामलात में उलझाया जा रहा है। और इस वक्त जो और अनफॉर्चुनेटली वैसे हर हुकूमत जब आती है बरसरे इक़्तिदार, तो वो आके यही एक सिनेरियो क्रिएट करती है कि जी हमने वीकनेसेस इनहेरिट किए हैं गुज़िश्ता हुकूमत से, और इस वक्त मईशत जो है वो एक आईसीयू वार्ड में है, और फिर बताया जाता है कि जी नेक्स्ट स्टेज में आईसीयू वार्ड से निकल गई है और कुछ सांस ले रही है। लेकिन इस वक्त बड़े हालात जो है वो मुश्किल हैं, डिफिकल्टीज हैं, लेकिन उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा, इस पर इकोनॉमिस्ट क्या राय रखते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। माशी अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। इत्तेहादी हुकूमत और ऑपोजिशन के माबैन इंतखाबात पर डेडलॉक अपनी जगह बरकरार है। इस गैर यकीनी की सूरत हाल में पाकिस्तान की खराब माशी हालात में हुकूमत ताहाल IMF के साथ मुआहिदा नहीं कर सकी, और 9 फरवरी से पाकिस्तान और IMF के माबैन कर्ज प्रोग्राम ताहाल ताखीर का शिकार है। इस ताखीर की वजूहात क्या हैं? फाइनेंसिंग जो कि पाकिस्तान ने इन प्लेस रखनी है उसका क्वांटम क्या होगा, और साथ साथ जो भी हुकूमत प्रेजेंट करती है बजट, मौजूदा हुकूमत चूंकि चाह रही है कि बजट वो प्रेजेंट करे, तो वो बजट किस किस्म का बजट जो है वो पेश कर सकती है, कितनी स्पेस, कितनी गुंजाइश उनके पास मौजूद है, आवाम को क्या वो रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं मौजूदा माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए। और आने वाली जो भी नई हुकूमत होगी इंतखाबात के बाद, जो हुकूमत कायम करेगी, सियासी जमात जो भी होगी, वो उसके लिए सूरत हाल कितनी मुश्किल होगी, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें, वेरी ऑनर्ड, डॉक्टर हफीज पाशा साहब, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, साबिक वजीर खजाना। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, जो ये IMF के साथ मुआहिदा है 9th रिव्यू से मुतालिक कहा जा रहा है कि अभी तक वही कंप्लीट नहीं हो पा रहा, और बारहा वजीर खजाना की जानिब से भी कहा गया, वजीर आजम की जानिब से भी कहा गया कि जी हमने तमाम शराइत जो प्रायर कंडीशंस थी IMF की वो हमने मीट कर ली है। लेकिन ताहाल ऐसी क्या ऑब्स्टिकल्स हैं या ऐसी क्या वजूहात हैं जिनके बिना पे ये मुआहिदा अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं तय हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपका बहुत अहम सवाल है। दरअसल मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। एक सबसे मेरे ख्याल से वाज़ेह एक्सप्लेनेशन ये है कि IMF को इस बात की परेशानी है कि जो साल हमारा तकरीबन 2 महीने जो रह गए हैं उसमें पाकिस्तान को जो कर्जों की वापसी करनी है और छोटा मोटा जो तिजारती खसारा भी होगा उसको फाइनेंसिंग करने में शायद कोई दिक्कत आ जाए, इसलिए कि अभी तक जो कमिटमेंट्स हुए हैं खासतौर पे सऊदी अरेबिया और UAE से वो शायद मुनासिब नहीं है और गैप अभी भी मौजूद है। इसलिए IMF थोड़ा सा इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिये की तरफ चले जाए जबकि IMF का प्रोग्राम की छतरी मौजूद हो। इसलिए कि IMF इज नोन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। उसकी स्टैंडिंग मुतासिर होती है जब एक कंट्री IMF के प्रोग्राम में हो और खुदा न खास्ता उसके हालात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि शायद जो पिछले 3 साल से जब से IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था, पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो जिसे हम कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी गैप काफी बड़ा पैदा हो चुका था। पिछली हुकूमत ने किया, वायलेशंस किए प्रोग्राम के, फिर सितंबर के बाद भी इस हुकूमत ने भी प्रोग्राम को सलीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, अलबत्ता जनवरी के बाद से किया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाले महीने में जून के पहले हाफ में
कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान एक बहुत ही सॉफ्ट और एक्सपेंशनरी बजट पेश कर दे, इसलिए कि इलेक्शंस अनकरीब आने वाले हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि बजट पे मुनासिब डिस्कशंस हो जाएं, टारगेट्स पे एग्रीमेंट हो जाए और फिर इंशाल्लाह 9th रिव्यू आगे बढ़ सकता है। राइट, बट डॉक्टर साहब, डेट रीस्केजुलिंग की जहां पर बात आती है, आपकी भी नजर से गुजरी होगी, 2-3 रोज कबल जब फिच की रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें डेट रीस्केजुलिंग से मुतालिक कहा गया था कि जी या डेट रीस्केजुल कर लें या डिफॉल्ट कर लें, तो ये तो फिर स्टैब्लिश हो जाता है कि डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो आपकी नहीं है। आपको लगता है ब्रिज फाइनेंसिंग में अभी भी कोई चांस बचा है, कोई आपको पैसे देगा? देखिए, हुआ ये है कि इस साल जो प्राइवेट लेंडर्स हैं, जो 2 तरह के लेंडर्स होते हैं, हमने साल के आगाज में ये प्रोजेक्शन किया था कि पाकिस्तान $2 अरब के बॉन्ड्स फ्लोट करेगा, यूरो या सुकूक बॉन्ड्स, और दूसरी तरफ हम जो इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक्स हैं, खासतौर पर चाइना से, उनसे हम बहुत बड़ा अमाउंट, तकरीबन $7 अरब उनसे नया लोन ले पाएंगे। मगर आपने देखा कि जब से हमारी क्रेडिट रेटिंग को वाज़े तौर पर बहुत बुरी तरह से गिराया गया, तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बाद, तो प्राइवेट क्रेडिटर्स पाकिस्तान को लेंड करने के बिल्कुल उनका रुझान नहीं है। ये हुआ ये है कि अभी देखिए कि पूरे तकरीबन 10 महीने के बाद पाकिस्तान को जो टारगेट था $7 अरब का, सिर्फ हमें $900 मिलियन मिले हैं, और वो भी एक रोल ओवर है पुराने चाइनीज बैंक लोन का। तो इसलिए भी IMF यकीनन इस बात से परेशान है कि पाकिस्तान के पास अगरचे IMF की छतरी मौजूद थी सितंबर के बाद से, मगर प्राइवेट क्रेडिटर से पैसा तकरीबन नहीं आया है। ये बड़ा मसला खड़ा हो गया है। राइट, डॉक्टर साहब, इसी से एक फर्दर जुड़ा सवाल कि डेट रीस्केजुलिंग क्या आसान होगी फिर पाकिस्तान के लिए? आप जिस तरह मेंशन भी कर रहे हैं, चाइना और वेस्टर्न जो एलाइज हैं, या चाइना और ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनकी जो आपस में टसल है इमर्जिंग इकोनॉमीज को लेके कि जी वो ऑलरेडी डेट्स जो है वहाँ काफ़ी हाई हैं, आपको लगता है कि ये आसान नहीं होगा? ये बहुत अहम सवाल है। अब आप देखिए कि श्रीलंका, जो उसकी दिवालिया पिछले साल मई में हुआ था, उनको तकरीबन 1 साल लगे एक नया IMF प्रोग्राम में जाने के लिए, और साथ साथ कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करवाने में उनकी कामयाबी में बहुत अरसा लगा। उनके जो लोन्स थे बायलैटरल 2 मुल्कों के साथ ज्यादा थे, एक हिंदुस्तान और दूसरा चाइना। हिंदुस्तान ने मेरे ख्याल से काफी तेजी से रीस्ट्रक्चरिंग पे तैयार हो गया, मगर चाइना जो है बहुत अरसे तक इसको रेजिस्ट किया। चाइना नहीं चाहता कि रीस्ट्रक्चरिंग उनके लोन्स हों, इसलिए आखिर कुछ हुआ। पाकिस्तान के लिए भी ये बड़ा मुश्किल इसलिए है कि हमारे जो मल्टीलैटरल लोन्स हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, IMF वगैरह से, वो रोल ओवर नहीं होते। वो रोल ओवर वाले लोन्स नहीं होते। होते हैं जो बायलैटरल लोन्स हैं और जो प्राइवेट लोन्स हैं। हमारा एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान का टोटल बायलैटरल लोन्स जो हैं वो $44 अरब है टोटल में से। और इसमें देखिए, आपके पेरिस क्लब ने तो हमें एक दफा डेट शेड्यूलिंग दे चुके हैं, तो उसमें गुंजाइश नहीं है। अगर वाकई गुंजाइश है और नेगोशिएशन करना पड़ेगा, और वो चाइना के साथ है, न सिर्फ चाइना के प्रोजेक्ट लोन्स बट CPEC वाले, बट चाइनीज कमर्शियल बैंक से जो लोन्स हमने हासिल किए हैं। तो हमारा मेन टारगेट फॉर rollovers and restructuring of debt has to be China.
डॉक्टर साहब, जो हम बजट की भी बीच में आप भी बात कर रहे थे, मौजूदा हुकूमत का यही इस पे निसार है। ये दो रीजंस है, एक तो IMF का 9th रिव्यू और बजट 2000 अगले माली साल का 2024 का। वो चाहते हैं कि जी आप पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल जो है वो मिल जाए और यही उनके की निगोशिएटिंग पॉइंट्स भी हैं। कितनी गुंजाइश होगी एक इलेक्शन ईयर में? चलें 14 मई को वो इंतखाबात नहीं करवाने मांग रहे, लेकिन अगर अक्टूबर की डेट के मुताबिक जाया जाए तो इसी ईयर इलेक्शंस अगर होते हैं तो इलेक्शन ईयर में बजट किस तरह का होगा और कितनी गुंजाइश इनके पास होगी कि ये आवाम को रिलीफ देने के लिए या खुश करने के लिए या एक इलेक्शन ईयर बजट जो है वो प्रेजेंट करें, या फिर आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकली ओरिएंटेड बजट होगा? बात दरअसल ये है कि अगर आप हालात को देखें तो इस बात पे कोई शुबा नहीं है कि हमें रिलीफ देना है अपने अवाम को, इसलिए कि गुर्बत का पैमाना जो है वो बहुत बढ़ गया है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 40% हमारी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे गिर चुकी है, यानी कि तकरीबन आप देखिए 9 करोड़ लोग, और इस साल उसमें इजाफा हो रहा है 1.5 से 2 करोड़। तो रिलीफ की जरूरत है, मगर वो सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब आपने बेशुमार जुमरात इस मुल्क के शुरफा को दिए हुए हैं। हैरत अंगेज है, इस पे हमने रिसर्च किया है, मेरी किताब भी छपी है इस पर। तकरीबन 4000 अरब के मराद हमने अपने अमीर तबके को दिए हुए हैं। 4000 अरब। क्या हमारा जो इस वक्त जो जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद टारगेटेड रिलीफ टू द पुअर, ये है फंडामेंटल करेक्ट स्ट्रेटजी। बट क्या ये हुकूमत अपने शुरफा को उनसे ज्यादा टैक्सेशन और दूसरे मवाद जो दिए हुए हैं वापस ले लेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो ये कर लेते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन विद रिलीफ टारगेटेड टू द पुअर, तो मैं तो कहूंगा कि हमारी हुकूमत ने बेहतरीन काम करके दिखाया है। राइट, बट डॉक्टर साहब दैट इज ऑल्सो देयर वोट बैंक। इनका वोट बैंक भी उसी पर इन्हिसार करता है। अब अगली हुकूमत जो भी सियासी जमात जो है वो अस्यूम करती है पावर, कितनी चैलेंजिंग होगी मुल्क के हालात देखते हुए, मुल्क की मईशत को देखते हुए? बेपनाह मुश्किलात हैं। मेरी राय यह है, क्योंकि पिछले 40 साल से मैं पाकिस्तान पे बहुत रिसर्च की है, मैंने तकरीबन 80-90 PhDs गाइड किए हैं पाकिस्तान पर। बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो हालात, हर चीज आप मिला लें, सैलाब का बुरा असर, फिर हमारे रिजर्व्स तकरीबन 4 सिर्फ अरब डॉलर, 1 महीने की इंपोर्ट कवर भी नहीं, और साथ साथ एक सियासी सख्त कशमकश, ये सब मिला लें तो मेरा अपना असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ये सबसे मुश्किल और सबसे संगीन फाइनेंशियल सिचुएशन है पाकिस्तान। इस हद जी जी कह रहा हूं जी जी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये क्राइसिस है, फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। इसको टैकल करने के लिए लीडरशिप चाहिए, एक कंसेंसस चाहिए, और सब मिलकर बैठें और अपने मुल्क के लिए करें। ये इसके बगैर नहीं हो सकता। अगर आपको मराद लेने हैं बड़े अमीर तबकों से, जमींदारों से, सरमायादारों से, जमीन ओन करने वालों से वगैरह वगैरह, ये बहुत पावरफुल और कनेक्टेड लोग हैं, तो इसको टैकल करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कंबाइंड पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। और अगर आप ये कर पाएंगे तो अल्लाह के फजल से आप फिर रिलीफ जिसकी शिद्दत से जरूरत है वो हम अपने अवाम को जरूर जरूर प्रोवाइड करना चाहेंगे। ऐसा होना चाहिए।
राइट और वो रिलीफ आप कहते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग कंबाइंड एक कंसेंसस हो, लीडरशिप हो, उसके तहत ही जो है वो एक रिलीफ अवाम को मुयस्सर किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत शुक्रिया आपके व्यूज़ का। रिनाउंड इकोनॉमिस्ट साबिक वजीर खजाना जनाब डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि 4000 अरब रुपए के मरात हम अमीरों को दे रहे हैं, और बेराज के जिस गरीब के लिए आप रिलीफ की बात करते थे और जिस गरीब को आप रिलीफ देने के लिए हुकूमत में आए हैं, उस गरीब तक अभी तक रिलीफ पहुंचा नहीं है। अमीरों को आपने 4000 अरब रुपए के मरात दिए, लेकिन उसके लिए डॉक्टर हफीज पाशा साहब कहते हैं कि 75 साल की पाकिस्तान की तारीख में ये एक वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, और ये पहली दफा इतने बड़े नहज पे ये फाइनेंशियल क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, और इससे निमटने के लिए, इससे बाहर मुल्क को लेकर आने के लिए लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए और स्ट्रॉन्ग कंबाइंड कंसेंसस चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए कि जिसके तहत आप मुल्क को इस मौजूदा बहरान से और जो हर महाज पे चैलेंजेस का सामने उससे बाहर निकाला जा सके।